Good morning all. I am Kapil Kumar Sharma, Assistant Professor, Department of Computer Science and Engineering. Today I am here about the discussion about CPU scheduling algorithms. CPU scheduling algorithms are categorized into two categories. One is primitive scheduling algorithms and another is non-primitive scheduling algorithms. Primitive scheduling algorithms have three types: SRTF, round robin and priority. Non-primitive, in the case of non-primitive, there is also three types of algorithms. One is FCFS, first come first serve. Second is shortest job first serve, SJFS, and third is priority. Priority scheduling algorithms are categorized into both categories, in primitive or in non-primitive case. First, we are discussing about the non-primitive case. Non-primitive case is when you can preempt the process in between the execution. यानी कि अगर आप किसी प्रोसेस को जब प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही हो उस बीच में से हटा दें किसी भी वजह से, या तो वो प्रोसेस खुद से हट जाए या आप उसे हटा दें, तो ऐसी प्रोसेस की जो कैटेगरीज होती है उन्हें हम बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव केस। और अगर प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है और आप उसको बीच में से नहीं हटाते, वो पूरा टाइम कंप्लीट करने के बाद ही वहाँ से हटेगी, तो ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव केस। पहले मैं नॉन प्रिमिटिव केस की बात कर रहा हूँ। नॉन प्रिमिटिव केस में FCFS की हम बात करते हैं। FCFS मतलब कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी जो प्रोसेस पहले आई है वही प्रोसेस पहले चलेगी भी। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। यहाँ पे चार प्रोसेस लिए हैं, P1, P2, P3, P4। P1 का बर्स्ट टाइम है 4 सेकेंड्स। टाइम यूनिट मैंने सेकंड लिया है, आप कोई और टाइम यूनिट भी हो सकती है यहाँ पे। P2 के लिए है 6 सेकेंड, P3 के लिए है 3 सेकेंड्स, P4 के लिए है 2 सेकेंड्स। बर्स्ट टाइम मतलब होता है कि कोई भी प्रोसेस कितना टाइम एग्जीक्यूशन के लिए लेगी। उसके आगे 80 मतलब अराइवल टाइम, कि कोई भी प्रोसेस रेडी क्यू में कब अराइव हुई है। मैंने इस केस में सारा जीरो लिया, यानी कि सारी प्रोसेस एट द सेम टाइम अराइव हुई हैं। आगे है हमारा CT मीन्स कंप्लीशन टाइम, की प्रोसेस कब कंप्लीट हुई, रेडी क्यू में आने के बाद कब कंप्लीट हुई। TAT मतलब टर्न अराउंड टाइम, किसी भी प्रोसेस को कितना टाइम लगता है एग्जीक्यूशन के लिए, वो टर्न अराउंड टाइम है। वेटिंग टाइम है कि किसी भी प्रोसेस ने रेडी क्यू में आने के बाद कितना वेट किया। हमें इस केस में ये तीन चीज मिलती हैं, प्रोसेस नंबर मिलेगा, BT मिलेगा, बस टाइम मिलेगा और अराइवल टाइम मिलेगा। हमें कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम गैंट चार्ट ड्रॉ करते हैं। गैंट चार्ट बेसिकली बताता क्या है कि हमारी प्रोसेसेस का सीक्वेंस क्या रहेगा एग्जीक्यूशन का, यानी किस सीक्वेंस में हमारी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होंगी। यहाँ पे मैंने गैंट चार्ट ड्रॉ किया हुआ है। कोई भी गैंट चार्ट हमेशा 0 सेकंड से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे जब हम अपने टेबल्स के सीक्वेंस को देखते हैं तो सबसे पहले प्रोसेस P1 अराइव हुई है, यानी कि 0 सेकंड पे प्रोसेस P1 आई। अब यहाँ पे एक चीज़ बात है कि हमारी सारी प्रोसेस 0 सेकंड पे आई हैं, तो कौन सी प्रोसेस पहले चलेगी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अकॉर्डिंग। जब सारी प्रोसेस का अराइव टाइम या मल्टीपल प्रोसेस का अराइवल टाइम सेम हो तो हम प्रोसेस ID के अकॉर्डिंग चलाते हैं, कि जिस प्रोसेस की ID सबसे कम होगी उसको चलाएंगे। यानी यहाँ पे प्रोसेस P1 पहले चलेगी, फिर P2, P3, P4। P1 0 सेकंड पे चलना स्टार्ट करती है, 4 सेकंड कंप्लीट करती है और 4 सेकंड पे वो कंप्लीट होकर यहाँ से आउट हो जाती है। उसके बाद P2 का नंबर आता है, फिर वो अपने 6 सेकंड पूरा करती है, फिर P3 जो 3 सेकंड पूरा करती है, P4 जो 2 सेकंड पूरा करती है। यानी कि सारी प्रोसेस हमारी 15 सेकंड तक कंप्लीट हो जाती है। इस गैंट चार्ट की हेल्प से हम कंप्लीशन प्रोसेसेस का कंप्लीशन टाइम कैलकुलेट करेंगे। कंप्लीशन टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे इजीएस्ट वे है कि हम राइट टू लेफ्ट गैंट चार्ट को ट्रैवल करेंगे। राइट टू लेफ्ट ट्रैवल करने का पर्पस क्या है कि जो प्रोसेस सबसे बाद में कंप्लीट हुई होगी वो हमें मालूम पड़ती ले जाएंगी। जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो प्रोसेस P4 सबसे बाद में कंप्लीट हुई है 15 सेकंड पे, तो P4 का जो कंप्लीशन टाइम हुआ वो 15 सेकंड हुआ। P3 का 13 सेकंड, P2 का 10 और P1 का 4 सेकंड पे कंप्लीशन टाइम होता है। जब हमें कंप्लीशन टाइम मिल जाता है उसके बाद हम टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करते हैं। टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कि किसी भी प्रोसेस के कंप्लीशन टाइम में से अगर उसका हम अराइवल टाइम माइनस कर दें तो हमें उस प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम मिल जाएगा। तो P1 का टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करते हैं तो उसका कंप्लीशन टाइम है 4, उसमें से अराइवल टाइम माइनस किया 0 तो हमें मिला 4। P1 का टर्न अराउंड टाइम आया कितना, 4 सेकेंड। P2 का भी देखेंगे तो इसका आया 10,
P3 का आया 13 और P4 का आया 15। तो P1 का टर्न अराउंड टाइम 4, P2 का 10, P3 का 13 और P4 का 15 टर्न अराउंड टाइम आया। अब आप ये देख रहे हैं कि कंप्लीशन टाइम और टर्न अराउंड टाइम दोनों का सेम आ रहा है। वो सेम इसलिए आ रहा है क्योंकि सबका अराइवल टाइम 0 है। टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करने के बाद हम वेटिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं। वेटिंग टाइम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कि टर्न अराउंड टाइम में से आप क्या करेंगे, उसका बर्स्ट टाइम माइनस कर दीजिए, या आप इसका दूसरा कर सकते हैं कि टर्न अराउंड टाइम इक्वल्स टू बर्स्ट टाइम प्लस वेटिंग टाइम भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास बर्स्ट टाइम है और वेटिंग टाइम है तो भी आप टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेरे पास टर्न अराउंड टाइम है और बर्स्ट टाइम है, तो मैं वेटिंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए क्या करूंगा कि टर्न अराउंड टाइम में से बर्स्ट टाइम माइनस करूंगा। P1 के लिए आया 4 माइनस 4, P1 का बर्स्ट टाइम 4 है और टर्न अराउंड टाइम भी 4 है, तो यहाँ पे P1 का जो वेटिंग टाइम आया 0। आप गैंट चार्ट से भी देख सकते हैं कि प्रोसेस P1 जैसे ही रेडी क्यू में अराइव हुई उसको तुरंत CPU अलॉट हो गया और उसने एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया। P2 का है 10 माइनस 6, यानी कि उसका टर्न अराउंड टाइम था 10 और उसका बर्स्ट टाइम था 6, तो 10 माइनस 6 इक्वल्स टू 4। आप गैंट चार्ट से भी देख रहे हैं कि P2 ने एग्जीक्यूशन के लिए 4 सेकंड वेट किया। P3 का आएगा 10, क्योंकि P3 ने यहां तक वेट किया है। P1 P2 के कंप्लीशन होने के बाद P3 स्टार्ट हुई तो उसने 0 से लेकर के 10 तक वेट किया, तो P3 का जो वेटिंग टाइम आया वो है 10 सेकंड। P4 का आया 13 सेकंड। 15 माइनस 2, 15 इसका टर्न अराउंड टाइम है, बर्स्ट टाइम इसका 2 है, तो 15 माइनस 2 से 13 इसका वेटिंग टाइम आया। अब ये कैलकुलेट करने के बाद हमें कैलकुलेट करना होता है एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम। इसके लिए फॉर्मूला है टोटल टर्न अराउंड टाइम, यानी कि सारी प्रोसेसेस का जो टर्न अराउंड टाइम है उसे कैलकुलेट कर लीजिए और जितनी नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं उसको डिवाइड कर दीजिए। तो टोटल जो टर्न अराउंड टाइम आया, ये टोटल टर्न अराउंड टाइम आया, ये है आपका 42। 42 को हमने डिवाइड किया है 4 से, तो हमारा आंसर आता है 10.5। ऐसे ही जब एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं तो टोटल वेटिंग टाइम को ऐड कर दीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ प्रोसेस से, तो हमारे को मिल जाएगा एवरेज वेटिंग टाइम। ये हमारा था FCF एज अ कॉन्सेप्ट जब मेरी प्रोसेसेस सेम टाइम पे अराइव हो रही हैं। पर जरूरी तो नहीं है कि सारी प्रोसेस सेम टाइम पे अराइव हो, अलग अलग टाइम पे भी प्रोसेस का अराइवल हो सकता है। तो मैं अब दूसरा केस ले रहा हूं जिसमें अलग अलग प्रोसेस अलग अलग टाइम पे आ रही हैं। मैं यहाँ पे अराइवल टाइम चेंज कर देता हूं। जब मैं अराइवल टाइम चेंज करूंगा तो मेरा कंप्लीशन टाइम भी चेंज हो जाएगा, मेरा टर्न अराउंड टाइम भी चेंज होगा, सारी चीजें चेंज हो जाएंगी यहाँ पे। फर्स्ट केस में हमने पढ़ा था कि FCFS में जब सारी प्रोसेसेस सेम टाइम पे अराइव हो रही थी, यानी सबका अराइवल टाइम 0 था, तो हमारा एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या आया था। सेकंड केस ये है कि हमारी प्रोसेसेस अलग अलग टाइम पर अराइव हो रही है, यानी कि हर प्रोसेस एक टाइम पर ना आकर अलग अलग टाइम पर रेडी क्यू में आ रही है। उस केस में हमारा क्या रहेगा, तो यहाँ पे प्रोसेस P1 P2 P3 P4 4 प्रोसेस लिए हैं। प्रोसेस P1 का बर्स्ट टाइम 4 है, P2 का 6, P3 का 3, P4 का 2 और अराइवल टाइम इनके अलग अलग है। P1 0 सेकंड पर आई हुई है, P2 सेकंड पर आई हुई है, P3 1 पे आई है, P4 3 सेकंड पे आई हुई है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने गैंट चार्ट ड्रॉ किया, तो सबसे पहले प्रोसेस P1 आई थी, तो प्रोसेस P1 को आते ही CPU अलॉट हो गया, 0 सेकंड पे CPU अलॉट हो गया। उसने अपने 4 सेकंड कंप्लीट किए। 4 सेकंड कंप्लीट करने के बाद जो सेकंड नंबर पे प्रोसेस आई थी वो थी आपकी प्रोसेस P3, तो उसके बाद प्रोसेस P3 को CPU अलॉट होगा, जिसने अपने 3 सेकंड कंप्लीट करने के बाद 7 सेकंड पे कंप्लीशन हुआ उसका। उसके बाद उस P2 प्रोसेस आती है, P2 प्रोसेस को CPU अलॉट हो गया, उसने अपने 6 सेकंड कंप्लीट किए, 13 सेकंड पे कंप्लीट हो गई। उसके बाद सबसे लास्ट में प्रोसेस P4 अराइव होती है,
13 सेकंड पे उसको CPU अलॉट होता है, तो 13 से 15 तक 2 सेकंड उसने अपना पूरा टाइम कंप्लीट किया और 15 सेकंड पे प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। इस गैंट चार्ट के अकॉर्डिंग मुझे अभी वही कंप्लीशन टाइम निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम कि राइट टू लेफ्ट ट्रैवल करेंगे गैंट चार्ट को। तो सबसे लास्ट में हम देखते हैं प्रोसेस P4 कंप्लीट हुई है 15 सेकंड पे, उसके बाद P2 कंप्लीट होती है 13 सेकंड पे, P3 कंप्लीट होती है 7 सेकंड पे और P1 कंप्लीट होती है 4 सेकंड पे। इसके अकॉर्डिंग हमने सारी प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम कैलकुलेट कर लिया। अब इसके अकॉर्डिंग हमें टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना है, वही फॉर्मूला रहेगा पुराना वाला, टर्न अराउंड टाइम इक्वल्स टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। P1 का कंप्लीशन टाइम था 4 सेकंड, उसका अराइवल टाइम था 0, तो 4 माइनस 0 इक्वल्स टू 4। P1 का टर्न अराउंड टाइम आया 4, इसके अकॉर्डिंग ही P2 का टर्न अराउंड टाइम आया 11, P3 का 6, P4 का 12। हमने सभी प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट कर लिया, P1 का 4, P2 का 11, P3 का 6, P4 का 12। अब हमें कैलकुलेट करना है वेटिंग टाइम। हर प्रोसेस का वेटिंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए वही फॉर्मूला है, वेटिंग टाइम इक्वल्स टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। P1 का बर्स्ट टाइम वेटिंग टाइम आएगा 4 माइनस 4, क्यों? P1 का जो कंप्लीशन टाइम है 4 सेकंड है और उसका जो बर्स्ट टाइम है वो भी कितना है? 4 है। 4 माइनस 4 0। आप ये गैंट चार्ट से भी देख सकते हैं कि P1 ने 0 सेकंड वेट किया है। जैसे ही प्रोसेस P1 अराइव हुई थी रेडी क्यू में, उसको तुरंत CPU अलॉट हो गया था, तो P1 का जो वेटिंग टाइम रहा वो 0 सेकंड रहा, P2 का रहा 5 सेकंड, P3 का 3 सेकंड, P4 का 10 सेकंड। सेकंड मैंने यहाँ पे टाइम यूनिट ली है, टाइम यूनिट कुछ और भी हो सकती है, नैनो सेकंड हो सकती है, माइक्रो सेकंड हो सकती है, वो अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ मैं सेकंड लेके चल रहा हूँ। तो ये सारी प्रोसेस का अलग अलग मैंने क्या कैलकुलेट किया, वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट कर लिया। अभी टोटल एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें सारी प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम को ऐड करना है, जो कि आता है 33, और सारी प्रोसेस का वेटिंग टाइम भी कैलकुलेट करना है, ऐड करना है, जो आता है आपका 18। अब एवरेज निकालने के लिए क्या करना है, वही फॉर्मूला है, टोटल टर्न अराउंड टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस, 33 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू 8.25, और टोटल वेटिंग टाइम 18 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू 4.5। इस तरीके से हम टोटल एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। जब भी हमें कुछ प्रोसेस के कंपैरिजन एल्गोरिथम से कंपैरिजन करने होंगे, तो यहाँ कुछ क्राइटेरियाज हैं, जिन क्राइटेरियाज के बेस पर हम एल्गोरिथम का कंपैरिजन करते हैं कि कौन सी एल्गोरिथम बेस्ट है किसी गिवन सेट ऑफ प्रोसेसेस के लिए, जिसमें से 3 तो ये है कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, एक आता है आपका CPU यूटिलाइजेशन और एक आता है आपका रेस्पॉन्स टाइम। ये 5 कैटेगरीज हैं या 5 क्राइटेरियाज हैं जिनके बेस पर हम किन्हीं भी 2 या 2 से ज़्यादा एल्गोरिथम्स का कंपैरिजन करते हैं कि कौन सी एल्गोरिथम बेस्ट है किसी गिवन सेट के लिए। थैंक यू।